दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक अपना होने वाला है, आप सभी को जैसे मालूम है मेरे पास है विटारा ब्रेजा एलेक्साई ऑप्शनल मॉडल है जो कि है 2020 का। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2020 से लेकर 2025 तक टोटल पूरे 5 ईयर्स में गाड़ी ने मुझे कैसा परफॉर्मेंस दिया, क्या माइलेज रही और किन किन दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा है। तो ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और डिटेल ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला। ये कोई स्पॉन्सर वाला रिव्यू नहीं है। जो मेरे भाई लोग जो मारुति ब्रेजा लेना चाह रहे हैं या फिर उनके पास ऑलरेडी वोन है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि जो 5 साल है, 5 साल में मेरा मारुति के साथ कैसा रहा और क्या क्या दिक्कतें उनका सामना मुझे करना पड़ा इस पर्टिकुलर मारुति ब्रेजा के साथ। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो प्लीज़ ये वीडियो कभी भी स्किप मत कीजिए, कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों बेसिकली मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कार मैंने परचेस की थी दिसंबर 2020 में। तो ये मैंने लिया था एलेक्साई ऑप्शनल मॉडल लिया था और जो मेटेलिक कलर में था। तो दोस्तों बेसिकली जब मैंने ये मॉडल लिया था तो उस टाइम जो 2020 था, तो 2020 में मुझे बहुत सारे ऑप्शन थे गाड़ी लेने में। तो उस टाइम पे मैंने बेसिकली यही मॉडल जो था और इसी पर्टिकुलर कार है जो वो वही डिसाइड की थी कि मुझे बस भाई यही लेना है। उस टाइम पे मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ थी वो शॉर्ट लिस्ट करवा के रखी थी। तो उसमें सबसे पहले थी जो स्कोडा से आने वाली स्कोडा रैपिड रैपिड में राइडर मॉडल था, तो वो मैंने एक शॉर्ट लिस्ट करके लिया था इस कंपैरिजन में। दूसरी थी नेक्सॉन रैपिड थी, नेक्सॉन थी, उसके बाद फोर्ड की एस्पायर एक थी डीजल में आने वाली और एक औरा थी डीजल वाली। तो दोस्तों बेसिकली इन सभी गाड़ियों को देख रहा था मैं। तो डीजल की गाड़ियाँ थी एक्चुअली में मुझे उन डीजल की गाड़ियों से बहुत ही अच्छा लगाव था, क्योंकि 2010 से मैं एक डिज़ायर ओन कर रहा था। वीडीआई ऑप्शनल गाड़ी थी और उसके साथ भी बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मारुति के साथ। तो इसके लिए मैंने जो फोर्ड की जो गाड़ी है डीजल वाली वो एक कंसिडर कर रहा था मैं, और उसके साथ साथ और की जो हुंडई की थी गाड़ी वो भी कंसिडर कर रहा था। बट जैसे ही मैंने सुना और जैसे जैसे मैंने रिसर्च चालू की गाड़ी लेने की थी, उस टाइम पे मुझे सुनने में आ रहा था कि भाई कहीं ना कहीं पे आगे जाके डीजल गाड़ियों का फ्यूचर नहीं है। BS6 नॉर्म्स आने के बाद गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाला है। तो इसकी वजह से मैंने डीजल को ड्रॉप करवा के मैंने पेट्रोल की तलाश शुरू कर दी थी। उसमें मैंने फाइनली भी शॉर्ट लिस्टेड किया था। मैंने बलिनो एक देखा था, तो उसके बाद नेक्सॉन एक रह गई थी और ये मारुति ब्रेजा एक रह गई थी और वेन्यू एक रह गई थी। एक्चुअली मैंने वेन्यू क्यों नहीं ली नेक्सॉन और ब्रेजा के मुकाबले, तो वो भी मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर जब देखा जाए ना डायमेंशंस के वाइज और इंटीरियर स्पेसिंग के वाइज, तो मुझे कहीं ना कहीं ब्रेजा और नेक्सॉन एक कुछ अलग या फिर अच्छी लगी उन वेन्यू से। तो इसके लिए एक्चुअली दोस्तों मैंने जो वेन्यू थी वेन्यू को ड्रॉप कर दिया और फाइनली बच गए ब्रेजा और नेक्सॉन। और नो डाउट नेक्सॉन तो बहुत ही बढ़िया थी, बट उस टाइम पे थोड़ा सा नेक्सॉन का क्रेज नहीं था 5 ईयर्स अगो। तो उसमें भी 5 स्टार आते थे और इस गाड़ी में भी 4 स्टार आते थे। तो दोस्तों उस टाइम पे हमारे नज़दीक टाटा का कुछ ज़्यादा बोलवाला नहीं था, शोरूम्स वगैरह नहीं थे। तो मैंने नेक्सॉन को ड्रॉप करके ब्रेजा ले ली, जो कि था मेरा पेट्रोल मॉडल था। तो इसके लिए मैंने ब्रेजा पेट्रोल ले ली। नो डाउट दोस्तों नेक्सॉन इज़ अ वेरी वेरी एक्सलेंट कार इन ऑल द सेंस। अभी तो बहुत सारी जगह पे और बहुत सारे लोग अपनी टाटा की जो कार है वो पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली मैंने बहुत सारी गाड़ी देखी थी, तो उसमें फाइनली मैंने एलेक्सा जो गाड़ी थी अपनी वो फाइनल कर दी। और उसमें दोस्तों मैंने क्या किया था, मैंने एक कैलकुलेशन लगा लिया था कि मुझे एलेक्सा लेना है या फिर VXI लेना है। तो मैंने VXI के कुछ फीचर्स देखे। तो बहुत दोस्तों वो क्या था, उस गाड़ी में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा था, कुछ चीज़ें ज़्यादा थी। तो मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि मुझे एलेक्सा लेके उसको थोड़ा सा अपग्रेड या फिर थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड करवाना था। तो मैंने उसमें जो अपना सिल्वर है, सिल्की सिल्वर कलर था वो फाइनलाइज किया। तो उसके बाद मैंने गाड़ी लेने के बाद दोस्तों मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो अलॉय व्हील थे, अलॉय व्हील मैंने कंपनी मारुति के जेन्युइन लगा दे। उसके बाद ये जो आप लेदर सीट्स देख रहे हैं वो भी मैंने कंपनी के जेन्युइन जो थे एसेसरीज का पार्ट थे वही लगवा लिए। और आप पीछे यहाँ पे देख सकते हो जो हेडरेस्ट है, एक्चुअली एलेक्सा ऑप्शनल में उस टाइम में भी हेडरेस्ट नहीं आता था, तो वो अलग से मैंने हेडरेस्ट था वो पूरा अलग से ले लिया
और पूरा एकदम अच्छे से इंस्टॉल करवा दिया पुणे से। तो दोस्तों 5 ईयर्स में मुझे एज सच इस इंस्टॉल किए गए हेडरेस्ट में कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी मैंने अभी तक कोई भी महसूस नहीं की। उसके बाद दोस्तों मैंने जो गाड़ी ली थी, गाड़ी के लेते टाइम मैंने कम से कम 1.25 लाख की एडिशनल एसेसरीज एड ऑन की थी गाड़ी के ऊपर, और जो वर्क थी इसके लिए मैंने लगा ली थी। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम देखा जाए तो मेरी कार ऑलमोस्ट 81,000 कंप्लीट करने वाली है, या फिर कर चुके हैं 81,000। और गाड़ी को मेरे गाड़ी को अभी 5 साल कंप्लीट करने के लिए एक दो महीने ही बाकी है। तो बेसिकली दोस्तों मेरा जो सफ़र था मारुति ब्रीजा के साथ वो बहुत ही एक्सेलेंट था दोस्तों, नो डाउट्स। मैंने 1.5 लीटर का जो इंजन चूज़ किया था, जो मैंने इंजन चूज़ किया था 1.5 का ब्रेजा में, तो वो नो डाउट बहुत ही बढ़िया था अगेंस्ट बाकी के अदर कार। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं इस गाड़ी की प्लस पॉइंट बताने वाला हूँ। इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है ना पेट्रोल के ऊपर, भाई एकदम लाजवाब है। ऐसी भागती है गाड़ी, ऐसी भागती है ना कि पूछो मत। अभी ये अलग अलग लोगों के पर्सनली चीज़ है वो कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है। बट दोस्तों स्टेबिलिटी वाइज जब देखा जाए ना, ये पर्टिकुलर ये मॉडल की बात करता हूँ। मैंने नया मॉडल चलाया नहीं है, बट ये वाला जो मॉडल है मेरा पेट्रोल का, वो बहुत इतना अच्छी तरह स्टेबल है गाड़ी, इतनी अच्छी तरह स्टेबल है। 150-160 तक मैंने गाड़ी ऐसे भगाई है, बट दोस्तों गाड़ी इतनी भी हिलती नहीं है, हिलती नहीं है। स्टेबिलिटी एकदम मस्त है। तो दोस्तों इस गाड़ी के साथ मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, बट कुछ प्रॉब्लम या फिर दिक्कत मुझे बहुत बार आ गई थी, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट जो दिक्कत मुझे आई थी, जो मैंने बैलेंस रॉड रहते गाड़ी के, तो वो बैलेंस रॉड मैंने शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट 2 साल में ही चेंज किए थे। बट एक्चुअली इसमें मारुति का कोई गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो मेरा अप एंड डाउन का जो रूट था वो बहुत ही ख़राब था, बहुत ही गंदा था। तो इसकी वजह से कुछ कंपनी का टाइमिंग वो कैच करने के चक्कर में मुझे थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ता था। इसकी वजह से वो एक्चुअली मेरी गलती थी। इसकी वजह से वो बैलेंस रॉड जो थे वो 2 साल में ही गए थे मेरे। तो उसके बाद मैंने चेंज करवा लिए। उसके बाद तो अभी तक तो उसमें एज सच कोई दिक्कत आई नहीं है उसमें। और उसके बाद दोस्तों जो मेजर बोल सकते हो आप, उसके बाद दोस्तों एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था, जो मैं अपने होम टाउन से निकला था सतारा के लिए जाने के लिए। तो उस टाइम रात का टाइम था। उस टाइम हीटर का जो पाइप रहता है अंदर, मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, ऐसे नहीं तो फिर यहाँ पे ऊपर डाल दूंगा। तो हीटर का पाइप था दोस्तों, तो हीटर का पाइप है ना, हीटर का पाइप वो टूट गया था और गाड़ी ओवर हीट हो गई थी। तो उस टाइम पे भी दोस्तों मारुति का प्लस पॉइंट मैं अभी यहाँ पे बोलता हूँ, जब वहाँ पे रात के 8-8:30 बजे जो पाइप फूटा था ना, तो मैंने एक मैकेनिक को कॉल किया था। तो मैकेनिक को कॉल करने के बाद भाई उसने गाड़ी को बोला कि आप बॉनेट वगैरह खोल दो, गाड़ी पूरी ठंडी हो जाने दो। तो उसने वो पाइप को सिर्फ लूप मार के दिया था। किलोमीटर मैंने वहां से ट्रैवल किया था और एकदम अच्छी तरीके से मैं गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। मारुति का दोस्तों ये फायदा ऐसा होता है कि कोई भी मैकेनिक छोटा मोटा या फिर बड़ा कोई काम निकलता है ना, तो आपको सही जगह पे सेफ जगह पे जाकर आप रुकोगे, ऐसा काम करवा के दे सकता है। इतनी सिंपल इंजीनियरिंग मारुति की तरफ से, और कोई भी बंदा कैसा ही बंदा हो लोकली वो करवा सकता है। तो दोस्तों वो सेकंड इंसिडेंस मेरे साथ था। और थर्ड इंसिडेंस था दोस्तों एक ऐसा कि जो अपना कूलेंट का जो वॉल रहता है, वॉल एक मेरा गया था, कूलेंट का वॉल, जो कि मुझे आइडेंटिफाई हुआ था लीकेज रेडिएटर से जो होस पाइप जाता है मेन इंजन कंपार्टमेंट की तरफ। तो वहाँ पे एक एल्बो रहता है और उसके अंदर रहता है अपना वॉल। तो एक्चुअली वॉल जो था, वॉल काम करना बंद किया था, तो उसकी वजह से सिपेज वहाँ पे चालू हो गया था। तो दोस्तों मुझे वो एक चेंज करवाना पड़ा था। तो उस टाइम मैंने जो हाउसिंग वॉल और जो होस पाइप है, तो वो सब भी मैंने चेंज करवा दिए थे। तो उसमें समथिंग अराउंड मुझे खर्चा आया था 1,500-1,700 के करीबन आया था। बट उसके बाद इंजन में कोई मुझे तकलीफ नहीं आई। और दोस्तों पॉजिटिव बात अगर मैं बोल दूँ इस गाड़ी के बारे में, 80,000 किलोमीटर जो मैंने चला है उसमें, तो दोस्तों आप एवरेज बोल सकते हो सभी का 80,000 का एवरेज मैं आपको बोल दूँ तो 15 का एवरेज ये कम से कम देती ही देती है। अगर आपने मेरे चैनल पे जाके वीडियो नहीं देखे तो मैंने इस पर्टिकुलर कार से 23 का भी माइलेज निकाला है पेट्रोल के ऊपर, राइट ना।
तो पेट्रोल के ऊपर ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 23 का भी माइलेज दे देती है, और नो डाउट दोस्तों कि बहुत ही बढ़िया चलती है ये कार। तो पेट्रोल के अगर आपको लेना है पेट्रोल में तो एकदम मक्खन है। और दोस्तों इसकी स्टेबिलिटी जो अगर बात करेंगे हम कार की, तो स्टेबिलिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। पिकअप नो डाउट बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। आप ऐसे ही 90-100 के ऊपर आप कार लेके जा सकते हो। इसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, या फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कार 100 के ऊपर चल रही है। तो दोस्तों और एक चीज़ थी, मैंने उसमें जो था एडिशनली एक चीज़ करवाई थी, जो 65,000 की करीबन मैंने जो टायर थे वो टायर चेंज करवा के लिए थे। तो उसके बाद ऐसा कुछ डिफरेंस या फिर मुझे ज़्यादा काम गाड़ी ने निकाला नहीं था। और टायर जो भी मैंने डाले थे वो अच्छी तरह के टायर मैंने सेकंड टाइम डाले थे कंपनी के ख़त्म होने के बाद। जो अब मैंने टायर अभी डाले मेरे कार में वो है योकोहामा के अर्थ RV2 का टायर है। एक टायर 8,500 का है। बट दोस्तों मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको डालने हैं ना तो ब्रिजस्टोन या फिर योकोहामा के टायर अपनी कार में डाल दो दोस्तों, क्योंकि रोड नॉइज और वो कुछ भी नहीं आता है गाड़ी में, और इतना मक्खन की तरह गाड़ी चलती है ना, और स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। माइलेज में भी मुझे फर्क बहुत अच्छी तरह से दिखता है। और दोस्तों सिटी माइलेज के बारे में अगर इस कार के बारे में हम जानेंगे, तो सिटी में दोस्तों ये 15 का तो माइलेज निकल के देती है, 14 से 15 तो देती है। और अगर आप प्यार से चलाओगे हाईवे के ऊपर 70-80 किलोमीटर के करीबन, तो आपको ये 18 तक कैसे भी निकल के देगी। और दोस्तों मुझे जैसे याद है, मैं कुछ टाइम पे भी ट्रैवलिंग किया हूँ 400-500 किलोमीटर। बट कार का जो स्पीड है, एवरेज स्पीड 120, 100 के करीबन मेंटेन किया है, 90 से ऊपर ही। तो मुझे एवरेज मिला था 16 के करीबन। तो दोस्तों अगर आप कंसिडर करते हो 1.5 लीटर का इंजन और आप इस स्पीड से चलाते हो, तो मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही बढ़िया माइलेज है इस बहुत ही बड़े इंजन के हिसाब से। तो दोस्तों अगर आपके पास भी मारुति की ब्रेजा है, और आप मारुति ब्रेजा है या फिर कौन सी भी 1.5 या फिर पेट्रोल का गाड़ी है, तो आपकी कार कितना माइलेज डिलीवर करती है पेट्रोल के ऊपर, वो जरूर से बताइएगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर करवाना चाहता हूँ, मैंने अपनी कार में CNG किट भी इंस्टॉल किया था, बट कुछ कारणवश मैंने एक्चुअली वो CNG किट है वो निकाल दिया था। तो उसके ऊपर जो डिटेल वीडियो है, मैं डिटेल वीडियो अलग से लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली बहुत ही प्रैक्टिकल वजह थी दोस्तों, इसके लिए मैंने वो निकाली थी। तो इसके बारे में इसके बाद का जो वीडियो आएगा, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि मैंने CNG किट क्यों निकाली, और उसकी दिक्कत क्या आई थी, या फिर क्या प्रॉब्लम्स थे, या फिर रीज़न क्या था मेरा। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, इम्पैक्टिंग बहुत है। तो इसके और इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो 81,000 मैंने कंप्लीट कर चुका है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अपनी कार में कभी भी ना आफ्टर मार्केट ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करवानी चाहिए आपको। अगर अपनी कार जो है वो ज़्यादा लाइफ उसकी एक्सपेक्ट करते हो आप ना उससे, तो और आपको कभी भी बीच में रुकना नहीं है ना, तो मैं कभी कहूँगा कि आपको आफ्टर मार्केट चीज़ें कुछ अपनी कार में इंस्टॉल करवानी है। तो कभी भी है ना आफ्टर मार्केट जो चीज़ें है ना वो बहुत ज़्यादा या फिर करिएगा मत, जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर आपको एक कार आप के लेते हो कौन सी भी, और आपको उसको ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा साल के लिए रखना है ना, तो मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके कार में कम से कम इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन करवाना है। अगर आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन उस कार में करोगे ना, तो वो जो चीज़ें है ना जो इंस्टॉल की है, वो 4-5 साल के बाद है ना, वो जैसे जैसे उसका लाइफ खत्म होता है ना, तो वो इम्पैक्ट करती है। और इसके वजह से बहुत सारे वीडियो में हमने देखा होगा, सडन फायर पकड़ते या फिर कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो अगर फैमिली के साथ हो हम, तो वो बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करती है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रिकल चीज़ें अपने कार में आफ्टर मार्केट लगवाओ। तो दोस्तों मुझे लगता है यही था बस इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा। और जो भाई लोग अपने चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों अपने को अपनी फैमिली जो है उसको ऐसे ही बाउंड करके रखना है। तो इसके लिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।